हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। चलिए आज हम करते हैं जेनेटिक्स के साथ रिलेटेड टर्म्स की स्टडी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी आपको चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करेगी। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो ये जो है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी ये आपको चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, रादर 12th में तो फुल फ्लैश्ड जेनेटिक्स बेस्ड यूनिट है, तो ये जो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी है आपको उस पूरी यूनिट को अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आर फर्स्ट टर्म इज जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? देखो, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, चाहे एक करेक्टर हो चाहे ज़्यादा हो, वन और मोर करेक्टर्स, तो इन करेक्टर्स को कंसिडर करते हुए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह का जेनेटिक मेकअप है, किस तरह की जीन्स हैं, वो उसका जीनोटाइप होता है। चाहे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे या ना करे, तो हम ये कह सकते हैं द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म with regard to one or more characters irrespective of whether the genes are expressed or not, वो एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप होता है। हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे पी प्लांट की अगर हम बात करें तो जो जीनोटाइप फॉर प्योर टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है। फॉर हाइब्रिड टॉल प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब देखो, इन दोनों केसेस में चाहे जो प्लांट है वो हमें दिखने में टॉल ही नज़र आता है, लेकिन जीनोटाइप अलग अलग हो सकते हैं। या तो दोनों डोमिनेंट अलील्स हो सकती हैं या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, जिसको हम हाइब्रिड टॉल कह देते हैं। और ड्वार्फ प्लांट में दोनों रिसेसिव अलील्स होती हैं, यानी कि स्मॉल टी। ये अलील्स क्या होती हैं ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप एंड तक ये वीडियो देखिए, आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। जिस तरह का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है विद रिगार्ड टू वन और मोर करेक्टर्स, वो उसका जीनोटाइप है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? देखो, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ करेक्टर्स, वन और मोर करेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस कैसा है विद रिगार्ड टू दोज करेक्टर्स, वही उसका फिनोटाइप होता है। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिगार्ड टू वन और मोर करेक्टर्स, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विद द एनवायरनमेंट और द वे इन विच द जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जो है वो पहली बात तो जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, यानी कि किस तरह का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस इंटरेक्शन ऑफ दिस जीनोटाइप विद द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल होगा उस जीनोटाइप के लिए, तो फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप के अकॉर्डिंगली ही आएगा। थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास पी प्लांट है, और ये जो पी प्लांट है, इस पी प्लांट के अंदर टॉलनेस की जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट है। इट मीन्स जीनोटाइप हो गया टॉल। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अगर जीनोटाइप जो है वो टॉल है तो प्लांट का फिनोटाइप भी टॉल ही हो। क्यों? क्योंकि जीनोटाइप ने इंटरेक्ट करना है एनवायरनमेंट के साथ। सपोज कर लो कि ये वाला जो प्लांट है ये कुछ ऐसी कंडीशंस में ग्रो कर रहा है कि इसको प्रॉपर सनलाइट ही नहीं मिल रही या इसको वाटर नहीं मिल रहा। ठीक है, देखो, अगर वाटर नहीं मिल रहा या सनलाइट नहीं मिल रही तो ये प्लांट जो है ये कैसे सरवाइव करेगा? सनलाइट नहीं मिल रही फिर तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होनी, फूड ही नहीं बनना, तो इसके लिए तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अगर वाटर भी जो है सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिल रहा तो प्लांट जो है वो सूखना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो सकती है। उस केस में ज़रूरी नहीं है कि टॉलनेस का जीनोटाइप जो है अगर प्रेजेंट है तो फिनोटाइप भी टॉल हो, क्योंकि जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट दोनों की इंटरेक्शन से ही फिनोटाइप आना है। हाँ, इतना है कि अगर जीनोटाइप के साथ साथ एनवायरनमेंट जो है वो भी फेवरेबल या अप्रोप्रिएट मिल जाए
तो जीनोटाइप अपना प्रॉपर एक्सप्रेशन देगा और फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। सो दिस इज अबाउट फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल का बना होता है और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है कहाँ पर होता है? यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक सेल है। अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये जो है इसका न्यूक्लियस है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस नहीं होगा, क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक पूरा नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पड़ा होता है। और इस नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो है क्रोमैटिन मटेरियल ये किस चीज़ का बना होता है? ये डीएनए का बना होता है। और डीएनए जो है ये हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो जाता है और कंडेंसेशन करता है। यानी कि ये जो बहुत लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये जो है अपने आप को कॉइलिंग करके कंडेंस करेगा, न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, बीडेड अपीयरेंस पहले बनेगा, फिर और ज़्यादा कॉइलिंग होगी, सोलेनॉइड कम्प्लेक्स बनेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो अपने आप को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई कर लेंगी। तो ये जो है हमें कुछ इस तरह की कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आ सकती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल के। कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल? यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। और क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए किसके साथ एसोसिएट करता है? प्रोटीन्स के साथ, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। And in diploid organisms, each cell has 2 copies of each chromosome, one each from male and female parents. इसका क्या मतलब हुआ? अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक टाइप के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 2 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम जो है वो मेल पेरेंट से मिलता है और एक जो है वो फीमेल पेरेंट से मिलता है। यानी कि एक क्रोमोसोम आता है मदर से, एक आता है फादर से। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स है ना इनकी भी टाइप्स होती हैं, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिप्लॉयड का क्या मतलब है कि हर टाइप के 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं एक्सेप्ट गैमीट्स, उनके अंदर टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम्स में से अगर हम क्रोमोसोम की टाइप की बात करें तो क्रोमोसोम्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स जो कि हमारे सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इट मीन्स हमारे अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो टोटल 44 ऑटोसोम्स में से हमें आधे जो हैं हमारी मदर से मिलते हैं, आधे फादर से मिलते हैं। यानी कि 22 ऑटोसोम्स वी गेट फ्रॉम आवर मेल पेरेंट यानी कि फादर से, एंड 22 ऑटोसोम्स हमें मिलते हैं फीमेल पेरेंट से यानी कि मदर से। इसी तरह से 2 सेक्स क्रोमोसोम भी हमें मिलते हैं और मदर से हमें क्या मिलता है? एक्स क्रोमोसोम मिलता है। फादर से हमें एक्स या वाई, इन दोनों में से कोई एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिल सकता है। तो जब भी मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है तो जाइगोट के अंदर 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम नंबर जो है वो जाइगोट के अंदर रिस्टोर हो जाता है। तो ये हो गया अबाउट क्रोमोसोम्स।
व्हाट इज जीन? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर होता है, इनहेरिटेंस होता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? जीन है। एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो किसके अंदर होती है? जीन के अंदर होती है। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑक्यूपाइंग अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। हम डायग्राम की हेल्प से इसको डिस्कस करते हैं। सपोज कर लीजिए कि किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो ये पड़ा है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, क्रोमैटिन मटेरियल जिसको कहते हैं। ये क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है डीएनए का, और ये जो डीएनए है ये प्रोटीन्स के साथ एसोशिएट होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। तो ये जो डीएनए है इसकी एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो फंक्शनल हो, फंक्शनल का क्या मतलब है कि कम से कम किसी एक टाइप की पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन जो है उसके लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन इस डीएनए सीक्वेंस के अंदर अगर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जीन कहते हैं। और किसी भी क्रोमोसोमल पेयर के अंदर ये जो जीन है ये स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होती है। अगर किसी होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में एक जीन सपोज कर लो उसका नाम है ए, और अगर वो ए जो है वो इस लोकेशन पे है तो दोनों क्रोमोसोम्स में सेम लोकेशन पे ही होगी। इसी तरह से अगर कोई जीन जो है सपोज कर लो बी, वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरे पेयर में भी यहाँ पर ही प्रेजेंट होगी। इट मीन्स कि जीन जो है किसी भी क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करती है। बनी किसकी होती है? डीएनए की। डीएनए की कौन सी सेगमेंट? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड इट इज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सो ये हो गया अबाउट जीन। What are homologous chromosomes? A pair of corresponding chromosomes of the same shape and size, one from each parent, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम्स का पेयर जिनका शेप एंड साइज सेम है और उस पेयर में एक क्रोमोसोम हमें मेल पेरेंट से मिला है और एक फीमेल पेरेंट से मिला है। इसके अलावा क्या है? टाइप्स, नंबर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स इज सेम इन बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर हमें जो है 4 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप खुद देखो कि हर पेयर में जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी शेप और साइज एक जैसी है और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी एक जैसी है, चाहे वो मेटासेंट्रिक हो, चाहे वो सब मेटासेंट्रिक हो, एक्रोसेंट्रिक हो, जैसे भी हो। सो क्रोमोसोम्स की शेप, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एक जैसी है और हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम हमें कहाँ से मिला है? मेल पेरेंट से यानी कि फादर से, और दूसरा फीमेल पेरेंट से यानी कि मदर से मिला है। इसके अलावा क्या है? हर क्रोमोसोमल पेयर में जो टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ जीन है वो सेम होती है। सपोज अगर हम बात करते हैं कि इस होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर में ए, बी और सी ये 3 तरह की जीन्स प्रेजेंट हैं, तो उनकी जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो दोनों क्रोमोसोम्स में एक जैसी ही होगी। इसी तरह से अगर इस पेयर में डी, ई, एफ टाइप की जीन्स प्रेजेंट हैं तो उनकी भी स्पेसिफिक लोकेशन होगी, लेकिन जो भी लोकेशन होगी वो दोनों क्रोमोसोम्स में एक जैसी ही होगी। सो इस तरह के पेयर्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट टर्म is alleles. So what are alleles? Alternative forms of a gene occupying the same position on a chromosome and affecting the same characteristic but in 2 alternative ways. यानी कि अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक है तो उस कैरेक्टरिस्टिक
कि दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने वाली जो फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं उनको हम अलील्स कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं ध्यान रखने वाली हैं। एक कि जीन क्योंकि सेम है इसलिए करैक्टर भी सेम है, लेकिन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो जनरली दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली दो होते हैं। अगर दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस आ जाएं तो हम उसको मल्टीपल अलीलिज्म कह देते हैं, लेकिन जनरली अगर दो अल्टरनेटिव वेज हैं तो वो दो अलील्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्री एंड अटैच्ड एयर लोब्स आर द अलील्स ऑफ एयर लोब करेक्टर। यानी कि ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम करेक्टर ले लेते हैं एयर लोब, तो इस करेक्टर को कंट्रोल करती है जीन, लेकिन इस करेक्टर की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है। एक क्या है फ्री, दूसरी क्या है अटैच्ड, या जिसको हम फ्यूज्ड ईयर लोब भी कहते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है इनको कंट्रोल करती हैं अलील्स। हम कुछ और एग्जांपल लेके बात करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल हम पी प्लांट लेते हैं, तो पी प्लांट में अगर हम करेक्टर लेते हैं हाइट, तो ये जो हाइट का करेक्टर है इसको एक जीन कंट्रोल करती है, लेकिन हाइट की करेक्टर की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन मिलती हैं। या तो जो प्लांट है वो हो सकता है टॉल या हो सकता है ड्वार्फ, यानी कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस दो क्या है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। तो ये क्या है, इनको कौन रेगुलेट करेगा? इन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस को अलील्स जो है वो रेगुलेट करेंगी। इसी तरह से अगर हम करेक्टर ले लेते हैं शेप ऑफ सीड, तो ये जो शेप ऑफ सीड करेक्टर है इसकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिलती है, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। तो ये जो है दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, इनको अलील्स रेगुलेट करेंगी। जीन किसको रेगुलेट करेगी? शेप ऑफ सीड को। अलील्स किसको रेगुलेट करेंगी? ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन को। इसी तरह से अगर हम एक और करेक्टर लेते हैं, सपोज कर लो हमने करेक्टर ले लिया कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड जो है ये भी दो तरह के हमें मिलते हैं। या तो जो कलर ऑफ द सीड है वो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। तो करेक्टर हो गया कलर ऑफ सीड, दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन हो गई येलो और ग्रीन। इन दो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस को कौन रेगुलेट करता है? अलील्स करती है। अब ये जो अलील्स है ना ये भी दो तरह की होती हैं, डोमिनेंट अलील्स एंड रिसेसिव अलील्स। हम पहले देखते हैं व्हाट आर डोमिनेंट अलील्स। तो अगर हम डोमिनेंट अलील की बात करें तो एन अलील दैट अफेक्ट्स द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोथ इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन, तो उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। जैसे कि पी प्लांट में अगर हम एग्जांपल लें तो टॉलनेस जो है ये डोमिनेंट अलील कंट्रोल करती है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। हम थोड़ी और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पर हमने पी प्लांट में जो है हाइट वो करेक्टर ले लिया, तो ये जो हाइट का करेक्टर है इसकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन जो मिलती हैं, एक है टॉलनेस, दूसरी कौन सी है? ड्वार्फनेस। ठीक है, प्लांट या तो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। अब ये जो टॉल प्लांट्स हैं इनके अंदर जीनोटाइप कौन सा हो सकता है? या तो दोनों डोमिनेंट अलील्स हो सकती हैं या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है। ये वाला जो है ना जीनोटाइप, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होमोजाइगस या प्योर टॉल, यानी कि इसके अंदर दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं। और इसको क्या कहते हैं कंडीशन को जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील हो? इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, या फिर हम इसको हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में चाहे जीनोटाइप अलग अलग तरह का है, लेकिन दोनों का जो फिनोटाइप है वो क्या है? टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट अलील पड़ी हुई है कैपिटल टी। तो चाहे दोनों कैपिटल टी हो चाहे एक भी हो, एक्सप्रेशन कौन सा आ रहा है? टॉलनेस का ही आ रहा है। तो ये जो टॉलनेस की अलील हुई, ये कौन सी अलील है? ये डोमिनेंट अलील है जिसने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही करना है, चाहे प्लांट होमोजाइगस हो चाहे
हेट्रोजाइगस हो। तो इस तरह की अलील, इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल टी यूज़ किया है। हम एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लो हमने यहाँ पे करेक्टर ले लिया कलर ऑफ द सीड। तो ये जो कलर ऑफ सीड है ये दो तरह का हो सकता है पी प्लांट्स में। या तो जो सीड्स हैं वो येलो हो सकते हैं या जो सीड्स हैं वो ग्रीन हो सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि जो येलो कलर ऑफ सीड है इसको डोमिनेंट अलील जो है ना वो रेगुलेट करती है। इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, यानी कि कैपिटल वाई करेंगे। रिसेसिव के लिए क्या कर देंगे, फिर इसी लेटर को हम स्मॉल कर देंगे, यानी कि स्मॉल वाई कर देंगे। सो डोमिनेंट अलील को कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट करना है और डोमिनेंट अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही करना है, चाहे डोमिनेंट अलील होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस में हो, यानी कि चाहे जीनोटाइप ये है चाहे ये है, एक्सप्रेशन या फिनोटाइप क्या होगा, येलो होगा, क्योंकि दोनों में डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में चाहे एक ही डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है पर एक ही सही प्रेजेंट तो है ना, तो डोमिनेंट अलील ने ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है किसी ऑर्गेनिज्म में। व्हाट इज अ रिसेसिव अलील? An allele that affects the phenotype of the organism in the absence of a dominant allele, यानी कि एक डोमिनेंट अलील जो है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जो उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को अफेक्ट करेगी वो अलील होगी रिसेसिव, डोमिनेंट अलील की एब्सेंस में, यानी कि इन होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। एंड इसको डिनोट कैसे करना है, बाय स्मॉल अल्फाबेट। जैसे कि अगर हम पी प्लांट में हाइट का करैक्टर कंसिडर कर रहे हैं तो जो ड्वार्फनेस है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, रिसेसिव अलील कर रही है, इसलिए हम उसके लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट यानी कि स्मॉल टी जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से जैसे हमने अगर शेप ऑफ सीड लेनी है, ठीक है, शेप ऑफ सीड इन पी प्लांट, तो यहाँ पर जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आते हैं वो कौन से आते हैं, राउंड सीड्स या रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ये जो राउंड सीड है इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको डोमिनेंट अलील रेगुलेट करती है, इसलिए इसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। और रिंकल्ड सीड जो है ये रिसेसिव अलील रेगुलेट करती है, इसलिए इसके लिए हम स्मॉल आर अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। और ये जो है रिंकल्ड, ये एक्सप्रेशन कब आएगा, जब दोनों अलील्स रिसेसिव ही होंगी, यानी कि स्मॉल आर ही होगा। अगर एक भी डोमिनेंट अलील आ गई तो इसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ये नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। रिसेसिव अलील हमेशा तभी एक्सप्रेस करती है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है अगर उसको हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो कोई करैक्टर हो गया, ठीक है, और जनरली किसी भी करैक्टर की दो जो है वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन होती हैं। अगर ज़्यादा हुई तो मल्टीपल अलीलिज्म हो जाएगा, लेकिन जनरली अगर हम दो कंसिडर करते हैं। सो जो करैक्टर है इसको कौन कंट्रोल करता है, जीन करती है, लेकिन दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं जो इस करैक्टर के, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको अलील कंट्रोल करती है। ये जो अलील्स हैं ये दो तरह की हैं, एक तो है डोमिनेंट अलील जिसने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही है चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। दूसरी अलील्स हैं रिसेसिव अलील्स जो कि सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। अगर हम एक करैक्टर लेते हैं हाइट, ठीक है, तो हाइट की जो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या है, या तो प्लांट हो सकता है टॉल या हो सकता है ड्वार्फ। जो टॉलनेस है ना इसको डोमिनेंट अलील जो है वो रेगुलेट करती है, इसलिए इसके लिए हम कैपिटल टी सिंबल यूज़ करेंगे। रिसेसिव के लिए फिर इसी टी को स्मॉल कर देंगे, ये नहीं करना कि रिसेसिव के लिए डी यूज़ कर ले, नहीं, लेटर सेम रखना है। डोमिनेंट के लिए उस लेटर को कैपिटल कर देना, रिसेसिव के लिए उसी लेटर को स्मॉल कर देना। जैसे सपोज कर लो हमने करैक्टर ले लिया शेप ऑफ सीड,
तो शेप ऑफ सीड जो है ये हो गया करेक्टर। इसकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या हुई, या तो सीड होगा राउंड या तो रिंकल्ड होगा। तो जो राउंड सीड है वो डोमिनेंट लील रेगुलेट करती है, इसलिए इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और रिंकल्ड के लिए क्या करेंगे, इसी आर को स्मॉल कर देंगे। इसी तरह से अगर हमने करेक्टर ले लिया है कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड जो है ये भी दो कलर्स हमें दिखते हैं सीड्स के पी प्लांट में, येलो सीड या ग्रीन सीड। येलो सीड जो है ये डोमिनेंट अलील रेगुलेट करेगी, हम सिंबल क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल वाई यूज़ करेंगे। ग्रीन जो है इसके लिए हम स्मॉल वाई कर देंगे क्योंकि ये रिसेसिव अलील है। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीन वर्सेस अलील्स। सो डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, आई होप आपको अब क्लियर हो गया है। व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन? वैसे तो कई बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच पोजेस सिमिलर और आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, इनको हम प्योर कहते हैं। जैसे कि प्योर टॉल अगर पी प्लांट है तो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन होगी डोमिनेंट अलील्स की। और ड्वार्फ पी प्लांट में क्या है, स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों रिसेसिव अलील्स हैं। तो ये होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव अलील की है, ये होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट अलील की है। इसी तरह से शेप ऑफ सीड के लिए अगर दोनों डोमिनेंट अलील्स आ रही हैं राउंड की तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। और अगर दोनों जो हैं वो रिसेसिव अलील्स आ रही हैं स्मॉल आर, तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। नेक्स्ट इज अबाउट हेट्रोजाइगस। तो ये कौन सी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव टू डिफरेंट और कंट्रास्टिंग अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड टॉल पी प्लांट, यानी कि एक डोमिनेंट अलील है एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट है। फिनोटाइप चाहे टॉल का ही आएगा, लेकिन है क्या कंडीशन हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन है। और अगर एग्जांपल लेनी है, अगर हम ले लें शेप ऑफ सीड, तो शेप ऑफ सीड हमें भी पता है राउंड और रिंकल्ड हो सकती है। अगर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है एक रिसेसिव है तो ये कंडीशन कौन सी है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हालांकि इसका एक्सप्रेशन राउंड होगा। इसी तरह से कलर ऑफ द सीड के लिए अगर जीनोटाइप ऐसा है कि एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है तो ये भी कंडीशन क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हालांकि इसमें भी डोमिनेंट अलील ने एक्सप्रेस करना है तो जो कलर का एक्सप्रेशन होगा वो येलो का होगा, फिनोटाइप येलो सीड देगा। What are haploid organisms? ऐसे सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेट ऑफ जीन्स, उनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। सच अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, यानी कि सिंगल एन डालना है स्मॉल एन, तो ये हैप्लॉइड कंडीशन को डिनोट करेगा। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम होता है। इसी तरह से अगर हम किसी करेक्टर की बात करते हैं उस करेक्टर के लिए एक ही जीन प्रेजेंट होगी और एक ही अलील प्रेजेंट होगी, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, एक ही होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे सेल्स को हम हैप्लॉइड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या है कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड के लिए स्मॉल एन हमने यूज करना है। डिप्लॉइड क्या होते हैं, सेल्स और ऑर्गेनिजम्स हैविंग टू सेट्स ऑफ जीन्स। ठीक है, यानी कि हर टाइप के दो दो क्रोमोसोम हो और दो दो जीन्स हो। सच अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय 2n। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी सेल, तो हमारे गैमीट्स को छोड़ के बाकी हमारे जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड कंडीशन में क्या है कि हर टाइप के दो दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें अपने मेल पेरेंट से मिलता है, एक फीमेल पेरेंट से मिलता है। तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स पड़ी होंगी वो भी दो दो होंगी। ठीक है, और अलील्स भी दो दो होंगी, चाहे दोनों डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव है चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कोई भी हो। लेकिन हर टाइप के दो दो क्रोमोसोम, हर टाइप की दो दो जीन्स और दो ही अलील्स होंगी, चाहे प्योर चाहे हाइब्रिड। और ये जो एक जैसे क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं ना, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स भी कह देते हैं। तो डिप्लॉइड को हमने 2n से डिनोट करना है।
इसी तरह से अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा सेल है जिसके पास एक ही टाइप के 3 क्रोमोसोम्स हैं, तो उस कंडीशन को हम कह देंगे ट्रिप्लॉइड। इसको हम जो है 3N से डिनोट करेंगे। इसी तरह से अगर किसी के अंदर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो कंडीशन हो जाएगी टेट्राप्लॉइड, इसको 4N से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी के अंदर हर टाइप के 5 क्रोमोसोम्स हैं तो प्लॉइडी हो जाएगी पेंटाप्लॉइड, इसको हम 5N से डिनोट करेंगे। और अगर 6 क्रोमोसोम्स हैं तो हेक्साप्लॉइड, जिसको हम 6N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्लॉइडीज जो हैं या प्लॉइडी लेवल्स जो हैं उनको पोजेस करते हैं। जनरली ये जो हम आजकल वीट कंज्यूम करते हैं ना, जिसको हम ट्रिटिकम स्टाइवम कहते हैं, वो हेक्साप्लॉइड होती है, यानी कि उसके अंदर हर टाइप के 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल करेक्टर, यानी कि एक ही करेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए अगर हम 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करते हैं तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि सिंगल करेक्टर यहाँ पर कंसिडर होगा। सिंगल करेक्टर होगा तो सिंगल ही पेयर ऑफ जीन्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। तो अगर सपोज कर लो हमने एक प्लांट ले लिया होमोजाइगस टॉल, दूसरा हमने ले लिया होमोजाइगस रिसेसिव, इनको हमने क्रॉस किया, आगे जो है जो प्रोजनी बनी है ना, उसमें हमने इस करेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी किया कि ये जो हाइट का करेक्टर है ये आगे कैसे जा रहा है। तो क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही करेक्टर ले रहे हैं हाइट, तो ये कौन सा क्रॉस हो गया? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। व्हाट इज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ 2 डिफरेंट करेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करने हैं, 2 करेक्टर्स लेने हैं और 2 करेक्टर्स को कंसिडर करते हुए अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। डाई का क्या मतलब होता है? 2। जैसे मोनो हाइब्रिड में मोनो हमने बोला सिंगल करेक्टर, डाई हाइब्रिड में जो डाई है वो 2 करेक्टर्स, तो 2 करेक्टर्स एट वन टाइम हम स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स, वन हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स एंड द अदर हैविंग रिंकल्ड येलो सीड्स। तो इसमें हमारे पास 2 करेक्टर कौन से हो गए? एक है शेप ऑफ सीड, दूसरा है कलर ऑफ सीड। तो जैसे कि हमारे पास इस क्रॉस में सपोज कर लो भी एक पेरेंट है जिसके पास राउंड का प्योर डोमिनेट कंडीशन है, ठीक है, और साथ में क्या है? ग्रीन सीड्स। ग्रीन सीड्स यानी कि स्मॉल वाई आ जाएगा। दूसरे पेरेंट में हमने क्या लिया है? एक पेरेंट के पास है रिंकल्ड सीड्स। तो रिंकल्ड में देखो राउंड जो है वो डोमिनेंट अलील से रेगुलेट होता है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव से होता है। हमने यहाँ पर प्योर रिसेसिव ले लिया। साथ ही उसके पास क्या है? येलो सीड्स, तो उसमें हम प्योर येलो यानी कि डोमिनेंट अलील्स ले लेते हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स के बीच में जब हम क्रॉस कर रहे हैं कंसिडरिंग 2 करेक्टर्स एट वन टाइम, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। व्हाट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं? देखो जब भी हम कोई क्रॉस स्टार्ट करेंगे ना, तो जो पहली प्रोजनी प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट प्रोजनी, उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। सपोज कर लो हमने एक करेक्टर ले लिया हाइट, और हाइट के लिए हमने 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया। तो एक पेरेंट के पास प्योर टॉल जीनोटाइप है, एक के पास प्योर ड्वार्फ जीनोटाइप है। तो ये जो प्योर टॉल वाला है इसके सारे गेमीट्स जो हैं वो कैपिटल T यानी कि डोमिनेंट अलील वाले बनेंगे, और इसके जो हैं सारे रिसेसिव अलील वाले गेमीट्स बनेंगे। तो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जब हमने उनको क्रॉस किया तो आगे जो प्रोजनी बनी, फर्स्ट प्रोजनी, उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे, जो कि बन जाएगी हाइब्रिड, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब ये जो जनरेशन बनी है F1, इसकी सेल्फिंग की जाए या आपस में इनके क्रॉस किए जाएं, तो जो अगली जनरेशन बनेगी वो बनेगी सेकंड फिलियल जनरेशन। सो सेकंड फिलियल जनरेशन क्या हुई? व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजनी is crossed among themselves or self to produce second progeny, then this progeny is called F2 generation।
यानी कि ये जो F1 है अब हमने इसकी सेल्फिंग करनी है, ठीक है। तो सेल्फिंग कैसे करेंगे? दो तरह के गैमीट्स देखो बन रहे हैं, एक बन रहे हैं डोमिनेंट एलील वाले, एक रिसेसिव वाले। सपोज कर लो कि ये जो है ये मेल पेरेंट के दो गैमीट्स बने, इसी तरह से फीमेल पेरेंट के भी दो तरह के गैमीट्स बने। जब हमने इनसे अगली प्रोजनी जो है वो प्रोड्यूस की तो क्या क्या कम्बिनेशन बनेंगे इनके? देखो इसकी और इसकी जब फ्यूजन होगी तो ये वाला एक कम्बिनेशन बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ये सेकंड प्रोजनी में आ गए, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन की सेल्फिंग के बाद जो बने हैं इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन और सेकंड फिलियल जनरेशन। और यहाँ पर देखो इस क्रॉस में हम एक टाइम में एक ही करेक्टर ले रहे हैं तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी है। अगर यहाँ पर F2 प्रोजनी में 4 इंडिविजुअल्स बन रहे हैं तो इन 4 में से 3 का फिनोटाइप जो है ना वो टॉल होगा, यानी कि 75% F2 इंडिविजुअल्स टॉलनेस एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन 25% जो है वो ड्वार्फनेस एक्सप्रेस करेंगे। ये आगे हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस जो है उसमें और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।